हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यश मनी विज्ञान चैनल। यश मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कोशिका का केंद्रक, अर्थात कोशिका के केंद्रक के बारे में जानेंगे। ठीक, और उसकी संरचना तथा उसके कार्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। यहाँ पर हमने एक पेंटिंग ट्रे लिया है। पेंटिंग ट्रे यहाँ पर लिया है और इसमें हमने पानी यहाँ पर ले लिया है, जल यहाँ पर ले लिया है। अब हम एक यहाँ पर प्याज लेते हैं। यहाँ पर एक प्याज है। अब मैं इसे थोड़ा सा कट करूँगा और कट करके यहाँ से मैं झिल्ली को निकालने की कोशिश करूँगा। और जैसे ही झिल्ली निकलेगी तो हम उसे पानी के भरे ट्रे में हम उसे रख देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर कट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से मैं इसे कट करने का प्रयास करूँगा। और यहाँ पर से आप इसे देख पा रहे होंगे प्याज की झिल्ली को किस प्रकार से आपको निकालना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो झिल्ली निकली है किस प्रकार से दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको ये झिल्ली नज़र आ रही है। ये झिल्ली को हम पानी में डाल देंगे, ठीक ना। और मैं इसे पानी में डालूंगा। चाकू की नोक की सहायता से मैं इसे पानी में डिप कर देता हूँ। ठीक, चाकू की नोक की सहायता, आप इसे ब्रश की सहायता से प्रयोग करें तो बहुत बेटर रहेगा। ठीक, मैं तो घर पर यहाँ से करके बता रहा हूँ आपको, यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास अभी ब्रश अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप इसे ब्रश की सहायता से करें तो बेटर रहेगा। अब इसके बाद हम इसमें सेपनिन डाल देंगे। जब आप सेपनिन ना हो तो आयोडीन इसमें डाल सकते हो। टिंचर आयोडीन इसमें डाल दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। टिंचर आयोडीन आप इसमें डाल सकते हैं। जो हमारे पास प्याज की झिल्ली इसमें डली है वो भी इसे स्टैंड ले लेगी, अर्थात वो भी कलरफुल हो जाएगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे नेक्स्ट में किस प्रकार से कलरफुल होती है। देखिए, ये देखिए इसने झिल्ली ने कलर ले लिया है और स्टैंड हो गया है जी। अब इसे हम एक बार पुनः पानी में रखकर इसे साफ करेंगे। साफ करने के बाद इसका जो ओवर स्टैंड है वो निकल जाएगा। निकलने के बाद फिर हम इसे माइक्रोस्कोप में रखकर देखेंगे, वो भी स्लाइड के ऊपर रखकर देखते हैं। हमने जिस झिल्ली को वास्तव में देखा था वो झिल्ली हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप में इस यहाँ पर रख देते हैं बीचों बीच में। वो झिल्ली यहाँ रखी जाएगी और झिल्ली को यहाँ रखने के पश्चात माइक्रोस्कोप में सबसे टॉप पर से हम यहाँ पर आईपीस से हम यहाँ पर देखेंगे। इसे बोलते हैं नेत्रिका। तो नेत्रिका से हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे इसको। ठीक, और नेत्रिका से जब हम इसे देखते हैं तो नेत्रिका से हमें जब देखने पर यहाँ से इस प्रकार से हमें ये स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ ये सेल्स हमें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर देखिए इन्होंने ये रंग लिया है किस प्रकार से, मैथ यहाँ देखिए ये, और ये डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ओवरी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सब वास्तव में कहला रहे हैं केंद्रक कहलाएंगे। और इसी के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, केंद्रक के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो केंद्रक ये कहला रहे हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं केंद्रक और स्लाइड में आपको बखूबी दिखाई देते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं केंद्रक जो स्लाइड में हमें दिखाई दे रहे हैं वो किस प्रकार से हमें दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पर आपको बताएंगे केंद्रक जो वास्तव में कोशिका की मुख्य संरचना होती है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो केंद्रक यहाँ पर आपको दिखाई दे तो केंद्रक यह कोशिका के बीचों बीच में पाई जाने वाली संरचना है। ये देखिए इसमें दोहरी लेयर पाई जाती है। ये 2 लेयर से बना होता है। केंद्रक 2 लेयर से बना हुआ होता है। केंद्रक बीच बीच में लेयर कटी होती है या कंटिन्यूस नहीं होता है, बीच बीच में इसमें गैप होते हैं। वो गैप आप यहाँ पर देख पाएंगे। देखिए बीच बीच में गैप होते हैं, इनमें हॉल होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन हॉल्स का तात्पर्य यहाँ पर ये होता है कि यह वास्तव में कोशिका द्रव, अर्थात ये यहाँ पर कोशिका द्रव है। ठीक, इसे बोलेंगे कोशिका द्रव। और ये यहाँ पर अंदर का जो केंद्रक के अंदर का द्रव है उसे कहा जाएगा केंद्रक द्रव। ठीक ना, तो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव आपस में मिल सके, एक दूसरे से जब जरूरत पड़ती है कोशिका द्रव से केंद्रक के अंदर मटेरियल जा सके, कंटेंट जा सके, घटक जा सके, आ सके केंद्रक से बाहर, तो प्रोटीन जो बनती है साइटोप्लाज्म में वह कोशिका से केंद्रक के अंदर प्रवेश करती है। वो इन्हीं क्षेत्रों के माध्यम से वहाँ पर प्रवेश करती हैं। ठीक ना, तो यहाँ से अपन देख पाएंगे कि ये एक प्रकार से एक दूसरे में मिलते हैं। जब केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव आपस में मिलते हैं तो कोशिका द्रव्य मैं यहाँ पर बोलूँगा और केंद्रक द्रव्य की बात यहाँ करूँगा। तो दोनों ही मिलकर बनाते हैं एक नया द्रव बनाते हैं जिसे हम कह देते हैं जीव द्रव्य।
जिसे कहा जाएगा जीवद्रव्य, या प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी हम इसे जानते हैं। प्रोटोप्लाज्म हम इसे कह देते हैं एक साथ में। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव आपस में मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म, या जिसे हम बोल देते हैं हिंदी में जीव द्रव्य के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो दोनों पदार्थ अलग अलग हैं, मिलकर ही जीव द्रव्य कहलाते हैं। यहाँ पर आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम बात कर रहे हैं आगे कि यदि केंद्रक में ये छोटे छोटे से छिद्र हैं, इन छिद्रों द्वारा केंद्रक और कोशिका के जीव द्रव्य आपस में मिल सकते हैं, बाहर अंदर बाहर जा सकते हैं। केंद्रक में बीचों बीच में आप देख पाएंगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहाँ स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में है क्या? ये वास्तव में देखा जाए तो क्रोमोसोम्स हैं जो हमें छड़ के आकार के दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे वास्तव में आपको केंद्रक से संरचना निकलती हुई नजर आ रही है। ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है यह वास्तव में गुणसूत्र है, यह क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स वास्तव में देखे जाएं तो आनुवंशिक सूचना को ले जाने का कार्य करते हैं और यह माता पिता से सूचना को अपनी संतति तक पहुंचाने का काम करते हैं। और यहाँ पर आप इनका स्ट्रक्चर को इस प्रकार से देख सकते हैं, ये सभी यहाँ पर बताए गए हैं। ये वास्तव में देखें तो आप गुणसूत्र ही हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये सब गुणसूत्र स्ट्रक्चर हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और बोलें तो हम 23 जोड़ा गुणसूत्र इसमें उपस्थित होते हैं। 23 जोड़ा गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। 23 जोड़ा में से 22 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, वो वास्तव में ऑटोसोम्स कहलाते हैं, अर्थात देहिक गुणसूत्र कहलाते हैं। देह संरचना में भाग लेते हैं, इसलिए उन्हें देहिक गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, ऑटोसोम के नाम से जानते हैं, देहिक गुणसूत्र कहलाते हैं। और एक जोड़ा जो होता है वास्तव में वो गुणसूत्र का अलग ही रहता है और +1 यहाँ पर जो एक जोड़ा और रहता है गुणसूत्र का, XX फीमेल में हो सकता है और फीमेल में होता है, जिसे हम कहते हैं वास्तव में देखा जाए तो लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं या सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो इसे हम लिंग गुणसूत्र भी लिख सकते हैं। ये लिंग या सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं, इसीलिए हम इन्हें लिंग गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। इन्हें आप इस नाम से जान सकते हैं। ये मादा में होता है या माता का गुणसूत्र होगा, और पिता का गुणसूत्र होगा तो वो होगा XY। ठीक ना, पिता में होगा तो वो XY कहलाएगा, ये पिता का होगा। इस प्रकार से दोनों के गुणसूत्र अलग अलग होंगे। माता और पिता में गुणसूत्र में यही अंतर होता है, पिता में XY और माता का लास्ट 23वां जोड़ा होता है वो XX होता है। तो इस प्रकार से जहाँ पर गुणसूत्र होते हैं वह वास्तव में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संकेतों को ले जाने का काम करते हैं या वंशगत लक्षणों को ले जाने का काम करते हैं। ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। लक्षण को माता पिता से कहाँ पहुंचाएंगे? माता पिता से पहुंचाने का काम करेंगे संतति में, अर्थात उनकी संतति में लक्षणों को ले जाने का काम कौन करता है? गुणसूत्र करते हैं। तो ये सभी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, गुणसूत्र हैं। जो बीच में जहाँ पर जो पॉइंट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये सारे स्ट्रक्चर जो देखे जाएं तो सेंट्रोमियर है, इस वाले क्षेत्र पर गुणसूत्र जुड़े होते हैं। अब गुणसूत्र को हम देखें तो गुणसूत्र के अगले स्ट्रक्चर में देखना चाहें तो गुणसूत्र का यदि एक पार्ट हम निकाल कर यहाँ पर देखना चाह रहे हैं तो ये हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और जहाँ गुणसूत्र देखा जाए तो डीएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए हेलिक्स है, ठीक है ना, और प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बनी हुई संरचना है, यहाँ पर आपको बताई गई है। अच्छा, दोनों ही से मिलकर बनी हुई संरचना और डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। ठीक, यहाँ बातें करेंगे कि डीएनए जो होता है वास्तव में जब कोशिका विभाजन के समय इस प्रकार की कंडीशन धारण कर लेता है या इस प्रकार की स्थिति में आ जाता है। ठीक ना, ये और यदि हम बात करें कि कोशिका विभाजन नहीं हो तो फिर ये इस रूप में रहते हैं, क्रोमेटिन के धागे के रूप में यहाँ पर पड़े रहते हैं। ठीक है ना, और जब कोशिका विभाजन होता है तो ये डीएनए फिर वास्तव में इकट्ठे होकर गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं और इस प्रकार से ये गुणसूत्र हमें दिखाई देते हैं। केवल विभाजन अवस्था में ऐसी अवस्था देखने को हमको मिलती है, कोशिका विभाजन की अवस्था में। कोशिका विभाजन की अवस्था में जब कोशिकाएं सेल विभाजित होती हैं तो गुणसूत्र की संख्या वहाँ पर आधी आधी हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर यदि 10 गुणसूत्र है तो 5 इसमें हो जाएंगे और 5 इसमें हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये विभाजन के साथ ही चलता है। तो 5 इसमें मैं विभाजन की बात कर रहा हूँ तो विभाजन में सबसे पहले आधे गुणसूत्र की संख्या अर्ध गुणसूत्र की संख्या हो जाती है। गुणसूत्र की संख्या कैसी रह जाती है? आधी आधी रह जाती है कोशिका विभाजन के समय।
और फिर इनमें विभाजन होता है, तब गुणसूत्र की संख्या यदि किसी सेल्स में हम एक मनुष्य की सेल के विभाजन के बारे में बात करते हैं तो विभाजन यहाँ पर दो प्रकार का होता है जिसे हम देख पाए तो सबसे पहले कोशिका जो विभाजन होगा वो दो प्रकार का होगा। तो कोशिका विभाजन पे एक छोटी सी दृष्टि डालना चाहूँगा मैं, ठीक। हम पाठ के लास्ट में इसे पढ़ेंगे कोशिका विभाजन को। अभी मैं एक संक्षिप्त में आपको जोड़ रहा हूँ इससे। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होगा, ठीक। तो सबसे पहले होगा समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और दूसरा होगा अर्धसूत्री विभाजन। मैं नाम से आपको परिचित करा देना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आ सके और समझ बनी रहे। समसूत्री से तात्पर्य होगा, सूत्र मतलब गुणसूत्र रहेंगे, सम मतलब समान, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। अर्थात यह बात कर रहे हैं इस कोशिका में यदि 46 गुणसूत्र हैं और इस कोशिका से यदि दो कोशिकाएं बन रही हैं तो उत्पन्न होने वाली दोनों सेल्स में 46 गुणसूत्र ही होंगे। कितने होंगे? 46 गुणसूत्र ही होंगे। अर्धसूत्री विभाजन में ऐसा नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन में यदि एक कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं तो बनने वाली कोशिका में आप देख पाएंगे कितने गुणसूत्र होंगे? 23 गुणसूत्र होंगे। अर्थात अर्धसूत्री का मतलब है सूत्र कैसे हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी। तो हम इस प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। आगे की कक्षा में या आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसमें। अभी बात कर रहे हैं हम केंद्रक के बारे में, तो केंद्रक के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर दो प्रकार के जीव हमें नजर आ रहे हैं। एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है बैक्टीरिया है जिसे जीवाणु बोला जाता है, ये जीवाणु है, ठीक। और ये है पैरामीशियम, इसका नाम पैरामीशियम है। यहाँ पर आपको ये दोनों स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों स्ट्रक्चर में अंतर आप फाइंड आउट करना चाहेंगे तो जीवाणु वास्तव में देखा जाए तो एक ऐसी संरचना, ऐसे जीव हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक जीव बोलते हैं। हम इन्हें प्रोकैरियोटिक जीव के नाम से जाने जाते हैं। प्रोकैरियोटिक होते क्या है? प्रोकैरियोटिक, तो इन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। ये वास्तव में जो पैरामीशियम है वो यूकैरियोटिक जीवों के अंतर्गत आते हैं, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक क्या है और प्रोकैरियोटिक क्या है, इनको मैं आपको बता देता हूँ। यूकैरियोटिक वे जीव होंगे जिनमें वास्तव में केंद्रक होगा और केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाएगी, अर्थात केंद्रक झिल्ली इनके चारों ओर होती है, वे कहलाते हैं यूकैरियोटिक जीव। अर्थात इसमें केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होगी, ये केंद्रक की झिल्ली है वो उपस्थित होगी, ठीक। आपको ध्यान रखना है केंद्रक झिल्ली, अर्थात केंद्रक इनका जो होगा स्पष्ट होगा क्योंकि वह केंद्रक झिल्ली से घिरा है। और जबकि बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, ये बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और बैक्टीरिया में क्रोमैटिन के धागे होते हैं, जो डीएनए होगा वो ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा रहता है, जिसे हम जहाँ बिखरी हुई संरचना रहती है वास्तव में देखा जाए तो केंद्र काय कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं उसे। हम क्या कह देते हैं? केंद्रक ना कहकर उसे दूसरा नाम दिया गया है केंद्र काय, हम उसे कह देते हैं हिंदी में देखा जाए तो केंद्र काय के नाम से हम इसे जानते हैं, क्योंकि इनका डीएनए ऐसे ही बिखरा हुआ इसमें डला रहता है, पड़ा रहता है, इसे केंद्र काय के नाम से जाना जाता है। ये बैक्टीरिया या कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया का नाम मैंने बताया है, इसमें वास्तव में केंद्र काय ही पाया जाता है। मतलब इनके चारों ओर वास्तव में इस प्रकार से ये मटेरियल के ऊपर कोई भी केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, ये केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है, अर्थात इनका मैच्योर केंद्रक एब्सेंट होता है, यह केंद्रक क्षेत्र अस्पष्ट होता है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है। तो आप ये समझ पाएंगे कि वास्तव में ऐसे जीव होते हैं जिनमें कि केंद्रक ही अस्पष्ट होता है, तो उनमें कोशिका के कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं, कोशिका के कोशिकांग भी, विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे, इनमें विकसित कोशिकांग आपको देखने को मिल सकते हैं। तो केंद्रक का मुख्य कार्य भी हम यहाँ समझ लेते हैं। केंद्रक का मुख्य कार्य आप समझ पाए होंगे, केंद्रक का मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन, ठीक। कोशिका विभाजन को करवाना तथा कोशिका को नियंत्रित करने का काम भी केंद्रक का मुख्य कार्य के रूप में जाना जाता है। जिसे आप जाने तो केंद्रक का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन, साथ साथ में कोशिका विभाजन के साथ में कोशिकाओं को नियंत्रित करने का काम भी। यहाँ पर कोशिकाओं को विभाजित करने का काम, कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं तो केंद्रक दो पार्ट्स में विभाजित हो जाते हैं, इस प्रकार से यहाँ दिखाई दे रहे हैं सेल्स आपको दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। केंद्रक भी दो भागों में विभाजित होकर अपनी संख्या को दुगना करते हैं, अर्थात
यहाँ पर केंद्रक में भी विभाजन की प्रक्रिया होती है। केंद्रक भी एक कोशिका से दूसरी कोशिका जब बनती है तो अपनी संरचना की संख्या को भी कितना कर लेते हैं, दोगुना कर लेते हैं। क्रोमेटिन के धागे अर्थात डीएनए की संख्या भी दोगुनी हो जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से केंद्रक मुख्य कार्य करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।